अब रिजल्ट आने वाला है, उसमें देखेंगे कैसा नंबर है हिंदी में, और मुझे तो लगता है ठीक ही रहेगा, मैंने अपने हिसाब से अच्छा किया है। बाकी अब यूपीएससी जाने उनके डिस्कशन के ऊपर निर्भर करता है। लास्ट अटेम्प्ट हमारा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया था ड्यू टू CSAT, और इस अटेम्प्ट में तो अभी मैं मेंस में पहुंचा हूँ। CSAT जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल का, मोस्टली 2020-2021 का, उसमें हो क्या रहा है कि लापरवाही ज़्यादा भारी पड़ जा रही है। कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि बहुत टफ कर दे रहा है CSAT। हाँ, ये है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए CSAT टफ तो है। माहौल में बहुत अंतर है यहाँ पे। आदमी को लगता है ना, जैसे छोटे शहर में लगता है वो कूप मंडूक वाली स्थिति सच में रहती है कि हम ही हैं जो हैं, लेकिन जब आदमी बाहर आता है पता चलता है कि यार हम तो इनसे 20 साल पीछे हैं। आज ये नहीं है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी से कम है। सिलेक्शन होना ना होना 1-2 साल 3 साल लग सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा है। अब कोई भी यूपीएससी की सिलेक्शन गारंटी देता नहीं है, तो वो मूर्खता मैं भी नहीं करूँगा। हिंदी मीडियम की विशेषकर ये रहता है कि वो पेपर ही नहीं पूरा कर पाता टाइम के साथ। हमने तो अपने जैसे प्रिपरेशन के लिए GS1 के लिए हम पहले बताते हैं कि GS1 के लिए हमने हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर के नोट्स फॉलो किए, तीनों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ पर डे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा कभी। बच्चे हिंदी मीडियम विशेषकर होता है कि साल भर लगता है कि प्री नहीं क्लियर हो रहा है तो आगे क्या करेंगे, मेंस कैसे क्लियर करेंगे। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, आपके लिए पाने के लिए पूरी दुनिया है और खोने के लिए कुछ नहीं है। तो हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है पाने के लिए है। तो आपको खोना नहीं है। ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने इतनी आंसर राइटिंग की है, सेकंड वेव के दौरान तो इतना आंसर लिखा हूँ और इतने ऐसे लिखे हैं कि अगर मेरी तैयारी के दौरान अगर कुछ भी अच्छा हुआ तो वो सबसे टर्निंग पॉइंट रहा मेरे जीवन का। और गाइज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के फ्री वीडियोस लेक्चर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हेमंत झा सर का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। हेमंत झा सर को कौन नहीं जानता। ये वीडियोस लेक्चर आपको प्रप लैडर एप्लीकेशन पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो 17 मार्च तक आप देख सकते हैं। अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही कमज़ोर है, इसे फ्री में मजबूत बनाना चाहते हैं, या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रप लैडर के हेमंत झा सर के साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। और हाँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। तो दोस्तों, आज हैं हम अमरजीत भैया के साथ, जो कि यूपीएससी के मेंस तक का सफ़र तय कर चुके हैं। अब इनका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो आज हम भैया से जानेंगे कि कैसे इन्होंने मेंस की तैयारी की, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्रीलिम्स किया। आज हम भैया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस रहा है। ये लास्ट अटेम्प्ट दिए थे उसमें अब इनकी सारी बातें सर से ही पूछते हैं। तो सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम अमरजीत तिवारी है और मैं बेसिकली रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। ओके सर, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने 12th तक तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा हमारा। उसके बाद हमको इधर यूपीएससी में आना था जी, तो मैं अपना बैकग्राउंड स्विच किया और फिर हमने हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया है हिंदी ऑनर्स में। ओके, तो मतलब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं? जी। ओके सर, तो आपका क्या कोर्स था और आपका क्या यूपीएससी में ऑप्शनल क्या था? हमारा कोर्स तो हमने जैसा बताया हिंदी था, उसमें कई सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस भी था हम लोग जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में। और उसके बाद यहाँ ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा, क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन के दौरान भी हिंदी रहा, तो हमने ऑप्शनल के तौर पर हिंदी लिटरेचर रखा। और हिंदी मीडियम में इस समय सबसे अच्छा ऑप्शनल अगर कहा जाए तो हिंदी लिटरेचर ही है। ओके, तो आप मतलब किस वजह से आपने इस ऑप्शनल को चूज़ किया और ये आपको कितना फ़ायदा दिया आपके इस प्रिपरेशन में? एक तो बैकग्राउंड रहा है हमारा जी, दूसरा ये है कि स्कोरिंग है। कोई भी ऑप्शनल अगर आपको हिंदी मीडियम विशेषकर ऑप्शनल बहुत सतर्कता से साथ चूज करना चाहिए, तो एक दूसरा ये रहा। और तीसरा ये है कि एक इंटरेस्टिंग भी है साहित्य पढ़ना। साहित्य पढ़ने से ये हो कि संवेदनशील तो आदमी बनेगा ही। और अब रही बात अनुभव की, तो अब रिजल्ट आने वाला है, उसमें देखेंगे कैसा नंबर है हिंदी में, और मुझे तो लगता है ठीक ही रहेगा, मैंने अपने हिसाब से अच्छा किया है। बाकी अब यूपीएससी जाने उनके डिस्कशन के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो सर अब शुरुआत करें आपकी जर्नी के बारे में। जैसा कि आप मध्य प्रदेश से हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ, आप रीवा से हैं। तो सर आपकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपकी यूपीएससी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, और आप जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट में आपका कैसा था,
फिर अभी जो क्वालिफाई किए इसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हम जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं रीवा से, तो वहाँ इतनी गाइडेंस है नहीं, ना उतनी कोई जागरूकता है। ये तो मध्य वर्ग की आकांक्षा है कि वह नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। बाकी सच बात यह है कि इतनी गाइडेंस के अभाव कारण आदमी को थोड़ा समय लग जाता है। तो हालांकि हमने 12th के बाद ही शुरू कर दिया था, दिल्ली आ गया था, थोड़ा सा लाभ मिला उसका, लेकिन फिर भी प्रथम प्रयास में गाइडेंस नहीं थी उतनी। तो आदमी, मेरा जीएस में तो ठीक रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन सीसैट गड़बड़ हो गया। इस कारण से मैं पहले प्रयास में मेंस नहीं दे सका। सेकंड प्रयास में हमने अच्छा किया और अभी होपफुली सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो जर्नी की बात करें कि हम लोग की मजबूरी भी हो जाती है, और हम लोग के लिए एक तरीके का कहा जाए कि ड्रीम है यूपीएससी। अगर हमारे यहाँ से कोई निकलता है तो हम पूरे अपने शहर, अपने पूरे समाज, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। तो अगर हमें बेहतर करना है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन बहुत सीमित है, हम लोग सोचते भी नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे बिजनेस में भी हम लोग के पास उतनी करेंगे तो सामाजिक दबाव हो बनेगा, लेकिन ये है कि अगर इस फील्ड में आप आना चाहते हैं तो सामाजिक सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। वो बात अलग है कि वो सपोर्ट नकारात्मक है सकारात्मक, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ओके तो सर, लास्ट में आपने जो अटेम्प्ट दिया था उसका क्या था, उसमें कहाँ तक आपने क्वालिफाई किया और कैसा? लास्ट अटेम्प्ट हमारा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया था ड्यू टू सीसैट, और इस अटेम्प्ट में तो अभी मैं मेंस में पहुंचा हूं होपफुली। तो सर, आप जैसे कि अभी सीसैट को मेंशन किए, तो सीसैट में क्या दिक्कतें आई थी आपको लास्ट अटेम्प्ट में? सीसैट जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल का, मोस्टली 2020-2021 का, उसमें हो क्या रहा है कि लापरवाही ज़्यादा भारी पड़ जा रही है। कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि बहुत टफ कर दे रहा है सीसैट। हाँ, ये है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए सीसैट टफ तो है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है या निकालना मुश्किल है। उसके लिए क्या हो रहा है, लापरवाही करते हैं बच्चे, और मैंने भी लापरवाही की तो उसका खामियाजा मुझे एक अटेम्प्ट के रूप में भुगतना पड़ा। और बड़ी बात ये होती है कि अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं होता। 6 अटेम्प्ट मिलते हैं आदमी को, बाद में पता चलता है क्या होगा। अटेम्प्ट के साथ आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। पहले प्रयास दूसरे प्रयास में बहुत एनर्जेटिक होते हो, जैसे जैसे आपके प्रयास बढ़ते जाएंगे आपकी एनर्जी घटती जाएगी, जो तैयारी के लिए बहुत बहुत घातक है। सही बात है। तो सर, आप जैसा कि ये वाला अटेम्प्ट आपने दिया, तो इसमें आपने क्या ऐसा किया जो आपका सीसैट क्लियर हो? बात यह है कि सीसैट को पहले तो हल्के में ना लें। दूसरी बात यह है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आप 6 साल 5 साल के निकाल लीजिए पेपर, उनमें क्या है कि वो उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। मैथमेटिक्स में देखेंगे तो उसी टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है वो। कभी एक बार मेढक ऊपर कूदता है वही, कभी मेढक की वर्डिंग बदल दी जाएगी, वही क्वेश्चन वही रहेगा। तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन इस समय जो आ रहे हैं ना 2 साल से लिंदी बहुत आ रहे हैं, तो आपको लगता है ना कि कॉम्प्रिहेंशन में ही सीमित रहना है या उसके बाहर बियॉन्ड नहीं सोचना है। मैं तो कहूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप जीएस का नॉलेज ठीक ठाक इस्तेमाल कीजिए। आपकी और कुछ हो ना हो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और टाइम बच जाएगा आपको। तो आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए इतना कीजिए। ओके तो सीसेट के लिए सर आपने कोई पर्टिकुलर बुक का उपयोग किया था या ऐसे ही जस्ट मॉक टेस्ट वगैरह? नहीं, हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर रखे, कोई प्रीवियस ईयर ओनली। ओके तो सर, आपने मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज जो होती हैं, इसका आपने कितना योगदान लिया, कितना दिया आपने, इसका कितना योगदान रहा आपके प्रिपरेशन में? देख, सबसे अच्छा मॉक तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आपको रखना है, जैसे मैंने विजन आईएएस के बहुत सारे मॉक दिए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के 95 से क्वेश्चन निकाले हमने। अब क्या है कि प्रीवियस यूपीएससी पिछले साल के क्वेश्चनों को एज इट इज पूछ रहा है या कहीं ना कहीं फैक्ट पूछ रहा है। अब फैक्चुअल पेपर धीरे धीरे होता जाएगा और ट्रेंड क्या है कि उसके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बचे नहीं, फैक्ट की तरफ जाना ही पड़ेगा उसको। exactly. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विजन आईएएस के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हाँ, ये है कि विजन आईएएस में जो शुरू के बेसिक टेस्ट बनाता है वो अच्छे बनाता है, बाद में पिछले साल के उसके जो पेपर थे वो थोड़ा ट्रेंड से हट के थे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी भी कोचिंग के हों, ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि पेपर ठीक बना है तो उस पर आप 40 नंबर 50 नंबर भी पा रहे हैं, अगर ठीक नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं कीजिए। हाँ, पेपर अच्छा बचा है, बेसिक टेस्ट है, तो आपको वहाँ पे 120 130 पे स्कोर करना चाहिए। ये नहीं कर रहे 100+ तो करो। ओके तो आपने कोचिंग में कितना फ़ीस पे किया था? कोचिंग में हमारे यहाँ जीएस बोर्ड में तो 80,000 लगी थी और हिंदी साहित्य की 35,000 हमने दिया था। ओके सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो एक ग्रामीण क्षेत्र का से होके फिर यहाँ दिल्ली आना और यूपीएससी की तैयारी करना, सर इसमें आपको कितना लगा, क्या चेंजेस लगे गांव से यहाँ में? एक तो माहौल में बहुत अंतर है। यहाँ पे आदमी को लगता है ना, जैसे छोटे शहर में रखता है वो कूप मंडूक वाली स्थिति सच में रहती है कि हम ही हैं जो हैं, लेकिन जब आदमी बाहर आता है पता चलता है कि यार हम तो इनसे 20 साल पीछे हैं।
तो फिर लगता है कि अब जो इन्हीं 3-4 सालों के दौरान ये 20 साल का गैप फिल करना है। तो मैं जैसे शुरू में आया जिस कॉलेज में था मैं, तो उस कॉलेज की स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि यार कहाँ आ गए हम। धीरे धीरे हमने अडाप्ट करना शुरू किया। वहाँ पे बच्चे क्विट नहीं करना चाहिए, वहाँ आपका प्रयास करना चाहिए कि हम इनसे अनुकूल हों, और वहाँ अनुकूल कर लेंगे। और हमारे कॉलेज का माहौल रहा ऐसा कि थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के प्रति। तो और दूसरी बात, फिर जब मैं यहाँ नेहरू विहार में आया मुखर्जी नगर में, तो यहाँ बच्चों का सपोर्ट मिला, थोड़ा सर्किल बनी, धीरे धीरे प्रयास करते गए। तो वो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का लैक था ना, वो धीरे धीरे छिपता गया। आज ये नहीं है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी से कम है। सिलेक्शन होना ना होना 1-2 साल 3 साल लग सकता है, उसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा है। अब कोई भी यूपीएससी की सिलेक्शन गारंटी देता नहीं है, तो वो मूर्खता मैं भी नहीं करूँगा। पर यह है कि वो लैक हमने, जहाँ मुझे लगता है कि अगर भाषाइयत अवरोध छोड़ दिया जाए तो गैप हम फिल कर चुके हैं। आज हम भी उस कैटेगरी में आ चुके हैं कि सेलेक्ट हम भी हो सकते हैं। यस लिटरली। ऑल राइट, तो सर अभी आप एक बार मेंस में जितनी आपकी बुक लिस्ट थी, जो आपकी स्ट्रेटजी थी, एक बार वो हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन ऐसा है कि वहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। हाँ जी सर। और दूसरा ये है कि टेम्परामेंट। देखिए, चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का, यूपीएससी जो करंट ट्रेंड है, 50% आपका एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जितनी पढ़ाई आप करते हो, और 50% ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कितना टेम्परामेंट मेंटेन कर लेते हो। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, सबसे बन जा रहे हैं, लेकिन वही सिली मिस्टेक, वही सब टाइम मैनेजमेंट, उन सब कारणों से व्यक्ति पीछे रह जाता है। हिंदी मीडियम की विशेषकर ये रहता है कि वो पेपर ही नहीं पूरा कर पाता टाइम के साथ। तो ये एक बड़ी समस्या आ रही थी। मेरे साथ पर्सनली ये समस्या नहीं थी स्पीड की। मैं कॉपी फिल करता था और सारे पेजेस फिल करता था। क्योंकि होता क्या है कि हमें लगता है कि 2 पेज में 1 पेज हमने लिख दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन की मांग ही नहीं पूरा कर पाएंगे। 1 पेज में कैसे लिखेंगे हम, तो पूरा करना रहता है। तो जीएस के लिए हमने मोस्टली अपने कोचिंग के नोट्स फॉलो किए। और हमने करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागा। वही 25, 30, 35 सेलेक्टेड टॉपिक हमने करंट अफेयर्स के लिए, जैसे इस बार था, उन्हें छाटा, और वो आए भी होपफुली। और वो ऐसा लग भी रहा था कि आएंगे। 1-2 क्वेश्चन के पीछे हम 80 क्वेश्चन जैसे जीएस में आते हैं 20-20 चारों में, तो 1-2 या 3 क्वेश्चन के पीछे हम अपने 77 क्वेश्चन को क्यों छोड़ें। हम 77 पकड़ते हैं ना, 3 को छोड़ते हैं। 3 के लिए हमको कम से कम 200 टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। हटाओ, उनमें लिख तो लेंगे कुछ भी, कुछ तो समझ में है ही हमारी, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने 3 की जगह 77 को पकड़ा, और होपफुली उत्तर तो ठीक ही लिखे गए हैं, और देखते हैं। तो सर आपकी मतलब एक बार जो बुक आपने फॉलो किया था विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए, तो सर एक बार वो बता दीजिए कौन कौन सी बुक आपने फॉलो किया मेनली। हमने तो अपने जैसे प्रिपरेशन के लिए GS1 के लिए हम पहले बताते हैं कि GS1 के लिए हमने हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर के नोट्स फॉलो किए। तीनों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, कल्चर, और उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और मैं मानता हूँ कि अगर मॉडर्न सर के नोट्स हैं मणिकांत सर के, तो वो सफिशियंट है मेंस के लिए, तो सफिशियंट है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं ढंग से, और आपकी समझ भी रहेगी, कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएंगे। फिर सोसाइटी के लिए हमने धर्मेंद्र सर के नोट्स फॉलो किए हैं। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए हमने आलोक रंजन सर क्लास ली थी। पेपर 2 में देखें पॉलिटी हमने मंजेश कुमार सर जो भी दृष्टि में पढ़ाते हैं उनसे लिया था क्लास। गवर्नेंस के लिए हमने आदर्श सर को क्लास ली थी, उनके नोट्स किए थे। IR के लिए हमने जितेंद्र सर के नोट्स देखे थे। और पेपर 3 में इकोनॉमी के लिए हमने रामेश्वर सर जो भी दृष्टि में पढ़ा रहे हैं इकोनॉमी, और इन्वायरमेंट और साइंस टेक के लिए आशीर्वाद सर। और उसके बाद पेपर 4 के लिए हमने अभय सर और विकास देवी कीर्ति सर दोनों के नोट्स को सहारा लिया, और क्लासेस भी ली हमने उनकी। इट्स अ ग्रेट। तो गाइस, जैसा कि अभी सर ने अपने बुक लिस्ट को बता दिया है, और मैं आपको बता दूं जैसा कि अभी सर ने ही बताया कि सर हिंदी माध्यम के छात्र हैं जो कि मेंस का लिख चुके हैं। मेंस का आई थिंक अभी रिज़ल्ट आने वाला है। बस इनमें आ जाएगा। ओके, तो अभी सर के टाइम टेबल की बात करें तो सर यहाँ मुखर्जी नगर में इतने बच्चे रहते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है यूपीएससी को लेकर, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था, कैसे करते थे आप टाइम को मैनेज, कितने टाइम पढ़ाइयाँ करते थे और कोचिंग्स वगैरह को कैसे देते थे टाइम? हमने 16 से हमारा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था, 18 में हमने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो उसका फ़ायदा ये रहा कि हमको शुरू में हमने कोचिंग कर ली। कितना कोचिंग करते समय आपको बहुत समय लगता है, लेकिन एक बात वो रहती है कि आपकी एनर्जी उस समय बहुत रहती है, क्योंकि लगता है ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, बहुत एनर्जी रहती है। उस दौरान आप 2-2, 3-3 क्लास लिए, और उसको नोट्स भी आदमी करता गया। उस दौरान जो पढ़ाई हो जाती है, देखिए तैयारी 1-2 साल का ही मामला होता है, उसके बाद तो आप बस सिलेक्शन समय की बात रहती है। अगर ढंग से 2 साल पढ़ाई कर लें तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मोस्टली। फिर रिवीजन करो या आपकी कुछ अपडेशन करो, लेकिन वही है कि बार बार वही चीज़ें पढ़ने में बोर होता है, और ये तैयारी ही इसी चीज़ को चेक करती है कि आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो अपने को। तो मुझे लगता है कि मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ पर डे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा कभी। मेन सोन्स के दौरान 8-9 घंटे पढ़ लिया हूँ तो पढ़ लिया हूँ, 6-7 घंटे से कभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हमने।
ओके, ग्रेट। तो सर कोई की पॉइंट्स आप बता दो, कुछ की पॉइंट्स बता दो मेंस के लिए कि कहाँ पर, जैसे इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं अटेम्प्ट देते हैं, वो बहुत लोग तो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी रखी? तो कुछ की पॉइंट्स हमारे व्यूवर्स को आप बता दो कि क्या एक जो राज है वो यूपीएससी के मेंस को लेकर है। तो यूपीएससी का कोई राज है नहीं दरअसल, ना प्रीलिम्स का ना मेंस का। ओके, राज यही है कि आप लगे रहो। एक तो पेशेंस बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा अगर राज बोले, एक कोई राज नहीं है। अगर बहुत सारे राजों में से एक ढूंढना पड़े तो एक तो पेशेंस रखिए आप। दूसरा, प्री के पीछे मत भागिए। मेंस अगर आपका अच्छा होगा ना तो प्री स्वयं क्लियर हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे हिंदी मीडियम विशेषकर होता है कि साल भर लगता है कि प्री ही नहीं क्लियर हो रहा है तो आगे क्या करेंगे, मेंस कैसे क्लियर करेंगे। तो प्री आप छोड़ दो थोड़ा कुछ दिन के लिए, 2 महीने पढ़ो लास्ट में प्री, उसके अलावा मेंस में ध्यान रखो। जीएस के चारों सेगमेंट में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा रहा ना तो सच में बता रहे हैं आपको कम से कम प्रीलिम्स में आपको 6 से 7 प्रश्न या 10 प्रश्न तक लाभ होने की पूरी संभावना है। और वही 10 प्रश्न ही तो खेल बनाता है और बिगाड़ता है। तो वहाँ पे अगर आप मेंस अच्छी रहा है तो आप कर लेंगे। दूसरा ये है कि राइटिंग स्किल होनी चाहिए। अगर इस एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, आप कितना पढ़ते हो, कितना मेहनती हो, कितना दिमाग है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। राइटिंग स्किल बहुत फर्क डालता है। टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के दौरान वो इंग्लिश मीडियम वालों का भी गड़बड़ा जाता है। हिंदी में तो देवनागरी लिपि में लिखना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बार लिखे आप, फिर एक बार जब पूरा शब्द पूरा हो गया तभी पेन उठाना है आपको, तो टाइम बचता है। हम लोग को 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा लग जाता है। देवनागरी लिपि में लिखना कठिन काम होता है। तो इस कारण से हम लोग अब क्या करेंगे, अब जो है आप तो उसको स्वीकार कीजिए और उसी के अनुकूल अपने को बनाइए। हाँ जी। तो सर जैसे कि अभी आप हिंदी मीडियम के आंसर राइटिंग को लेकर बता रहे हैं, तो सर आपको कुछ लगता है माध्यम को लेकर इसमें बाधा होती है? जैसे कि हिंदी माध्यम के छात्र और इंग्लिश माध्यम के छात्र, ऑब्वियसली सिलेक्शन तो कम ही होता है हिंदी माध्यम वालों का, तो सर आप माध्यम को लेकर क्या बताना चाहेंगे? माध्यम देखो, ये नकारात्मकता है मेरा मानना है, और बात वही है कि ये आपके हाथ में नहीं है दरअसल। हाँ जी। 2 चीज़ें या कि आप क्विट कर लो, इतनी बड़ी व्यवस्था है यूपीएससी, या क्विट कर लो, या कि फिर जो कुछ है आपके हाथ में। देखो, हम जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, आपके लिए पाने के लिए पूरी दुनिया है और खोने के लिए कुछ नहीं है। तो हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है पाने के लिए है। तो आपको खोना नहीं है कुछ, तो क्यों प्रश्न उठा रहे हो? एक बार जाओ करो। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे लगा कि मेरे अंदर ही कमियाँ हैं, स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन, पीसीएस एग्जामिनेशन है, गरीब है, गरीब पृष्ठभूमि से है, कुछ भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट्स अ रियली ग्रेट सर, प्रेसवर्दी। तो सर अल्टीमेटली आप कुछ मेजर टिप्स बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, कैसे तैयारियां स्टार्ट करें, कैसे पढ़ाइयाँ करें? जैसे कि सर आपने एनसीईआरटी फॉलो किया था? एनसीईआरटी हमने शुरू में पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का कोई बहुत ज़्यादा विशेष हमको लाभ मिला नहीं। अच्छा। हमने जो हमारी तैयारी हुई वो हमने कोचिंग के नोट से किया। हमने अपने जीवन में कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, कोई बुक हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते। हमने कोचिंग के नोट्स पर रिलाई किया। और मैं भी यही कहूँगा, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा नोट्स कंटेंट के पीछे मत भागिए। एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ेंगे तो हर बार जब आप पढ़ेंगे तो नया इंसाइट खुलेगा। हाँ जी सर। वो इंसाइट आपको बहुत मदद करेगा। और किताबों के पीछे मत भागिए। अगर आपका मेंस का नोट्स बन जाए तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो अभी नहीं पता चलेगा। जब आप मेंस देंगे ना तब पता चलेगा कि यार मेंस का नोट्स होता तो अच्छा होता। तो वो नोट्स अगर बना हो, प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी नहीं है, आप बेसिक बुक्स फॉलो कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा नॉलेज है। और टेस्ट सीरीज से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। तो अगर आप वो करेंगे तो निश्चित तौर पे बेहतर रहेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि विशेषकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का गलत लाभ लेते हैं हम लोग। उसका सही दिशा में, जैसे मैं देखा हूँ कि सही लाभ ले नहीं पाते हम लोग। लॉकडाउन के दौरान मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग अभी सेकंड वेव का लॉकडाउन था या फर्स्ट वेव का लॉकडाउन था, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया 4 लोगों का टेलीग्राम में। ओके। उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने इतनी आंसर राइटिंग की है सेकंड वेव के दौरान, तो इतना आंसर लिखा हूँ और इतने ऐसे लिखे हैं कि अगर मेरी तैयारी के दौरान अगर कुछ भी अच्छा हुआ तो वो सबसे टर्निंग पॉइंट रहा मेरे जीवन का, कि वहाँ मैं बहुत एज ले गया बच्चों से। जहाँ बच्चे कोविड के फियर में थे,
कोविड के फियर में पढ़ नहीं पा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, वहाँ हम लोग मिल के, और जैसे 4 लोग थे, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई इलाहाबाद में बैठा हुआ है, मैं घर में था, तो चारों लोग मिल के और फिर डिस्कशन करते थे। जैसे 4 लोग ऐसे लिख रहे हैं, चारों लोग अलग अलग तरीके से ऐसे लिख रहे हैं, नए नए विचार मिल रहे हैं और फिर डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, कितने नंबर अपने जगह पे है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, हर एक क्वेश्चन इतने सारे आंसर लिख लिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगे हम लोगों ने लिख डाले थे। तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का लाभ लेंगे तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। रियली ग्रेट साउंड। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं कि हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान इतने अमूर्त ऐसे लिखे हैं, जैसे होता है कि अमूर्त ऐसे हम लोग लिख लेते हैं मोस्टली, अमूर्त ऐसे हम लोगों ने इतने लिखे, उसका फ़ायदा ये रहा कि जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी का, उसने 8 के 8 अमूर्त ऐसे पूछ लिया। अमूर्त का मतलब है कि जैसे फिजिकल नहीं है, वो इंटरनल है। तो हुआ क्या कि जब मुझे कोई लिखने के दौरान कुछ ऐसा नहीं लगा कि पेपर टफ है या पेपर लीक से हट के है। जब मैं बाहर आया रूम से, मज़ेदार बात है कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया तब मुझे पता चला कि ऐसे का पेपर टफ था। अच्छा, मैं अनुकूल हो चुका था उस ऐसे के लिखने के दौरान, और होपफुली ऐसे मुझे लगता है कि मैंने ठीक लिखा है। तो वो फ़ायदा वहीं से मिला हमको अमूर्त ऐसे लिखने का। तो अगर ऐसा प्रयास किया जाए सम्मिलित रूप से, मिल के हिंदी मीडियम के बच्चे 3-4 बच्चे मिल के ग्रुप बना के पढ़ें, और सही दिशा में, ये नहीं कि बकैती करते रहें, क्योंकि हम लोग की आदत है, हम लोग की इस बात को हम लोग को इंगित करना पड़ेगा। और ये कमियां है हम लोग की कि पढ़ते कम है, बताते ज़्यादा है कि हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, और और जो पढ़ता है वो एज ले जाता है, फिर रोते रहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो ये बात सत्य है, टेक्नोलॉजी का सही दिशा में प्रयोग करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप का अगर सही दिशा में इस्तेमाल करें। आप अकेला पढ़ना चाहते हो तो अकेले पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, इससे क्या होता है कि हम लोग कमी होती है कहीं ना कहीं। जैसे जीएस के 4 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन है, कई कोई क्वेश्चन में 10-10 डायमेंशन खुल जाते हैं। जो हम 5 डायमेंशन सोच पा रहे हैं, ग्रुप में होने से क्या होगा कि 10 डायमेंशन, तो हम भी आधा नंबर 1 नंबर के एज लेंगे हर एक क्वेश्चन में, और वही आधा नंबर 1 नंबर के एज ही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी तो सब लोग पा जाते हैं, 600-650 नंबर तो सब पा जाते हैं। सर ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई, सोचने वाली बात है। तो सर अंततः मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा अल्टीमेटली, कि सर जो विद्यार्थी जो गांव से आते हैं, जिनका फाइनेंशियली कंडीशन इतना सही नहीं है, और वो जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहिएगा, कैसे वो करें तो गांव से भी करके तैयारी करके यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है? इंटरनेट की दुनिया है, इस समय गांव से भी किया सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम लोग जैसे 2 साल के दौरान, कोविड के दौरान यहाँ थे, तो लेकिन वो गांव ही था, रूम के अंदर बैठे थे, रूम से ही पढ़ रहे थे, ना कोचिंग ना कुछ, तो कोई मतलब था नहीं। अभी तो इंटरनेट की दुनिया है, अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेलेक्टेड चैनल, सेलेक्टेड मटेरियल को ध्यान से रख के पढ़ेंगे, तो गांव से रख के मैं कहूँगा कि दिल्ली से बेहतर तैयारी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मटेरियल के स्तर पे भी, कंटेंट के स्तर पे भी, कोचिंग के स्तर पे भी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो अब कोई हार्डकोर स्ट्रेटजी तो है नहीं, सबके अलग अलग स्ट्रेटजी हो। तो आप गांव से रह के स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे वो जागृति अवस्थी जो हमारे मध्य प्रदेश से हैं, वो भोपाल में ही रह के तैयारी की है। अच्छा। और देखिए सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने सेकंड रैंक लाई है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि गांव से रह के बेहतर तैयारी की जा सकती है, बशर्ते थोड़ा सा आप सशक्त रहें, सतर्क रहें और लिमिटेड मटेरियल का इस्तेमाल करें। एक चैनल फॉलो करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। या ग्रेट। तो सर आप एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था सर, हिंदी लिटरेचर जैसा कि आपका ऑप्शनल था, तो सर उसके लिए कुछ बुक बता दीजिए, कौन सी बुक आप फॉलो करते थे हिंदी के लिए, मतलब ऑप्शनल के लिए? जी, हिंदी हमारा बैकग्राउंड रहा है, तो हमें तो एक लाभ वहाँ से मिल गया। ओके। दूसरा ये है कि मैंने विकास द्विवेदी सर की क्लास ली थी, उन्हीं के नोट्स हमने पढ़े, बार बार पढ़े उसको, मल्टीपल टाइम्स पढ़े। हिंदी का भी जैसे हम लोग जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन के दौरान हम लोग भूमिका बनाते थे नए प्रकार की। इस प्रश्न की भूमिका कैसे बन सकती है, इस प्रश्न का निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है जी। तो वो किया हम लोगों ने, तो और ज़्यादा मेच्योरिटी आई हम लोग के सोचने के तरीके में। देखो हिंदी में ये है कि कंटेंट सबके पास सेम ही होता है, और हिंदी में एक बात यह है कि सब लोग विकास द्विवेदी सर की क्लास लेते हैं और नोट्स पढ़ते हैं, तो वो सिमिलैरिटी आ जाती है ऑप्शन नंबर में। तो एक हमारे जैसे मान लीजिए इसी बार क्वेश्चन आया कि रेणु का कथा संसार बताइए, या उनका आया कृष्णा सोबती का। तो 2 कहानियाँ हमारे पास थी, मित्रों मरजानी थी, एक बादलों घेरे हम लोग के सिलेबस में लगी हुई है। एक हमारे पास बैकग्राउंड से मिल गया, हमने और ज़्यादा पढ़ा तो एक सिक्का बदल गया, कहानी लगी हुई थी। तो 3 चीज़ें डाल दी हमने, तो उससे क्या हो गया, आंसर और रिच हो गया। तो अगर आप नोट्स, जो सर के नोट्स है विकास सर के, थोड़ा सा आप इधर देखिए, पहले ये कर लीजिए ढंग से, अगर मौका मिलता है तो आप थोड़ा अन्यत्र भी जाके कंटेंट पढ़ सकते हैं जी, ताकि आपके आंसर में डाइवर्सिटी आए और उसका लाभ मिलेगा आपको मेंस एग्जामिनेशन में।
ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और गाइज़ होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।